नमस्ते छात्रों। पिछले 4 पाठों में हमने हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं इस किताब में से कुछ पाठों का अध्ययन किया है, जैसे आओ खेलो, योग्य चुनाव, नंदनवन आदि। अब हम इस पाठ में हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होता है? विराम चिन्ह लिखते समय भाव के अनुसार रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अगर विराम चिन्ह का प्रयोग ठीक से न करें तो वाक्य का अर्थ बदलता है। जैसे 1, उसे रोको मत जाने दो। 2, उसे रोको मत जाने दो। पहले वाक्य में उसे न जाने की बात कही है और दूसरे वाक्य में उसे जाने की बात कही है। विराम चिन्ह कुल 7 प्रकार के होते हैं। पहला पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, तीसरा प्रश्नवाचक चिन्ह, चौथा विस्मयादिबोधक चिन्ह, पांचवा अर्धविराम, छठा उद्धरण चिन्ह, सातवां योजक चिन्ह। अब हम इसका अध्ययन करेंगे। पहला पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जैसे राम एक अच्छा लड़का है। 2, वह कक्षा 5वीं में पढ़ता है। दूसरा अल्प विराम, इसे अंग्रेजी में कामा कहा जाता है। वाक्य में जहाँ थोड़ी देर ठहरना हो वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे गाय के दूध से दही, घी, मक्खन, पनीर, मिठाई आदि बनाई जाती है। तीसरा प्रश्नवाचक चिन्ह, जब किसी वाक्य में सवाल पूछा जाता है तो इस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। प्रश्नसूचक वाक्य के अंत में आता है। जैसे क्या तुम सच बोल रहे हो? 2, तुम घर कैसे पहुँचे? चौथा विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक शब्दों या वाक्यों के अंत में आता है। जैसे हाय, अब मैं क्या करूँ? 2, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। पांचवा अर्धविराम, पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक समय रुकना हो तब यह चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मैंने पढ़ने की कोशिश की पर वो नहीं पढ़ा। छठा उद्धरण चिन्ह, किसी के कथन को जो का त्यों उद्धृत करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे तुलसीदास ने कहा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तुलसीदास कृत रामचरितमानस एक अनुकृति है। 7वां योजक चिन्ह, पुनरुक्त शब्दों या समस्त पदों को जोड़ते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता, साथ साथ, दूध रोटी, रोज रोज। आपकी अधिक जानकारी के लिए कुछ और विराम चिन्ह। 8 निर्देशक चिन्ह,
किसी ने कुछ कहा हो या निर्देश किया हो तो यह चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक प्रधान अध्यापक ने कहा, कल विद्यालय में अवकाश है। 2 तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। 9 कोष्टक चिन्ह किसी शब्द के अर्थों को या विकल्पों को लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आपकी सामर्थ्य शक्ति को मैं जानता हूँ। मेघनाथ। कुछ आगे बढ़कर लक्ष्मण आदि सामर्थ्य है तो आगे आओ। 10वां लाघव चिन्ह इस चिन्ह का प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे डॉक्टर के लिए डॉ और लाघव चिन्ह दिया जाता है। पंडित के लिए प और लाघव चिन्ह दिया जाता है। इंजीनियर के लिए इंजी और लाघव चिन्ह दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के लिए ऊ लाघव चिन्ह, फिर से लाघव चिन्ह। विवरण चिन्ह सूचक निर्देश बताना हो तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उपविराम चिन्ह जब किसी शब्द को अलग दर्शाया जाता है। जैसे राम खाना खाता है। विज्ञापन, वरदान या शाप। हम इस पाठ पर आधारित स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। प्रश्न पहला, नीचे दिए हुए वाक्य में अल्पविराम और पूर्ण विराम लगाइए। 1 ठीक है, तुम्हें माफ़ी दी जाती है। उत्तर, ठीक है, यहाँ थोड़ी देर रुकना है, इसीलिए अल्पविराम का प्रयोग किया है। तुम्हें माफ़ी दी जाती है वाक्य पूरा होने के बाद पूर्ण विराम दिया है। 2 नहीं, बाबूजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। नहीं के बाद थोड़ा रुकना है, इसीलिए अल्पविराम का प्रयोग किया है और वाक्य पूरा होने के बाद पूर्ण विराम दिया है। 3 सचमुच तेनालीराम तुमने ठीक कहा। उत्तर, सचमुच यहाँ अल्पविराम का प्रयोग किया है। तेनालीराम तुमने ठीक कहा वाक्य पूरा होने के बाद पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। 4 देखो बेटा, समय का ध्यान रखना आवश्यक है। उत्तर, देखो बेटा, यहाँ अल्पविराम का प्रयोग किया है। समय का ध्यान रखना आवश्यक है वाक्य पूरा होने के बाद पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। 5 मोर, पपीहा, तोता मीठी बोली बोलते हैं। उत्तर, मोर अल्पविराम, पपीहा अल्पविराम, तोता मीठी बोली बोलते हैं। यहाँ वाक्य पूरा होता है। वाक्य पूरा होने के बाद पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। बुआ जी, मैं विद्यालय देर से पहुंचा। बुआ जी, यहाँ अल्पविराम का प्रयोग किया है। मैं विद्यालय देर से पहुंचा वाक्य पूरा होने के बाद पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। 7 2 दोस्त थे, संजय और मनोज। उत्तर, 2 दोस्त थे, यहाँ अल्पविराम का प्रयोग किया है। संजय और मनोज वाक्य पूरा होने के बाद पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। 8 लो, ये गुलाब जामुन खाओ। उत्तर, लो यहाँ अल्पविराम का प्रयोग किया है। ये गुलाब जामुन खाओ वाक्य पूरा होने के बाद पूर्ण विराम का प्रयोग किया है।
प्रश्न 2, नीचे दिए हुए वाक्यों में उचित स्थानों पर अल्पविराम और प्रश्न चिन्ह लगाइए। 1. माँ कहाँ जा रही हो? उत्तर, माँ शब्द के बाद थोड़ा रुकना है, इसीलिए अल्पविराम आया है। कहाँ जा रही हो? प्रश्न पूछा है, इसीलिए प्रश्न चिन्ह आएगा। 2. नीलू, तूने यह क्या किया? उत्तर, नीलू शब्द के बाद थोड़ा रुकना है, इसीलिए अल्पविराम आएगा। तूने यह क्या किया? प्रश्न पूछा है, तो प्रश्न चिन्ह आएगा। 3. अरियो चंपा, तू यहाँ कैसे? उत्तर, अरियो चंपा शब्द के बाद थोड़ा रुकना है, इसीलिए अल्पविराम आएगा। तू यहाँ कैसे? प्रश्न पूछा है, तो प्रश्न चिन्ह आएगा। 4. हाँ, पर मैं अकेली कहाँ हूँ? उत्तर, हाँ शब्द के बाद थोड़ा रुकना है, इसीलिए अल्पविराम आया है। पर मैं अकेली कहाँ हूँ? प्रश्न पूछा है, तो प्रश्न चिन्ह आएगा। 5. अरे भाई, हाथ कंगन को आरसी क्या? उत्तर, अरे भाई शब्द के बाद थोड़ा रुकना है, तो अल्पविराम आएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या? प्रश्न पूछा है, तो प्रश्न चिन्ह आएगा। 6. बेटा तू कब आया? उत्तर, बेटा शब्द के बाद थोड़ा रुकना है, तो अल्पविराम आएगा। तू कब आया? प्रश्न पूछा है, तो प्रश्न चिन्ह आएगा। 7. उमा, क्या हम दोनों बेवकूफ़ नहीं है? उत्तर, उमा शब्द के बाद थोड़ा रुकना है, तो अल्पविराम आएगा। क्या हम दोनों बेवकूफ़ नहीं है? प्रश्न पूछा है, तो प्रश्न चिन्ह आएगा। 8. गुरुजी, क्या अपराध किया है? उत्तर, गुरुजी शब्द के बाद थोड़ा रुकना है, तो अल्पविराम आएगा। मैंने क्या अपराध किया है? प्रश्न पूछा है, तो प्रश्न चिन्ह आएगा। प्रश्न 3, नीचे दिए हुए वाक्यों में उचित स्थानों पर अर्धविराम लगाइए। 1. रास्ता ना तो आपका है ना मेरा, आज का युग समानता का है। उत्तर, रास्ता ना तो आपका है ना मेरा। यहाँ इस वाक्य के बाद थोड़ा रुकना है, इसीलिए अर्धविराम आएगा। आज का युग समानता का युग है, इसके बाद पूर्ण विराम आएगा। 2. वह दिन भी आया जब मैं सैनिक साक्षात्कार के लिए गया और चुन लिया गया। उत्तर, वह दिन भी आया वाक्य के बाद थोड़ा रुकना है, तो अर्धविराम आएगा। जब मैं सैनिक साक्षात्कार के लिए गया और चुन लिया गया के बाद पूर्ण विराम आएगा। प्रश्न 4, नीचे दिए हुए वाक्य में उचित स्थानों पर उद्गार चिन्ह लगाइए। 1. अरे यह बम नहीं लड्डू है। इस वाक्य में आश्चर्य प्रकट किया है। अरे शब्द के बाद उद्गार चिन्ह आएगा। 2. हाय, यहाँ भी धोखा हो गया। इस वाक्य में शोक प्रकट किया है। हाय शब्द के बाद उद्गार चिन्ह आएगा। 3. धन्य है सच्चे सपूत। इस वाक्य में प्रशंसा की है। इस वाक्य के अंत में उद्गार चिन्ह आएगा। 4. अच्छा तो अब मन हर्जी है। इस वाक्य में
प्रशंसा की है। इस वाक्य के अंत में उद्गार चिन्ह आएगा। 5. बेटी तुम्हें कामयाबी मिले। इस वाक्य के अंत में उद्गार चिन्ह आएगा। 6. वाह दावत में मज़ा आ गया। इस वाक्य में हर्ष प्रकट किया है। वाह शब्द के बाद उद्गार चिन्ह आएगा। 7. देखो बिल्ली रास्ता काट गई। इस वाक्य में आश्चर्य प्रकट किया है। इस वाक्य के अंत में उद्गार चिन्ह आएगा। 8. अरे बाप रे कितना शोर हो रहा है। इस वाक्य में आश्चर्य प्रकट किया है। अरे बाप रे शब्द के बाद उद्गार चिन्ह आएगा। 9. कितनी सुंदर है रंगोली। इस वाक्य में रंगोली की प्रशंसा की है। इस वाक्य के अंत में उद्गार चिन्ह आएगा। 10. छोटे निडर हैं और बड़े कितने डरपोक। यहाँ घृणा प्रकट की है। इस वाक्य के अंत में उद्गार चिन्ह आएगा। प्रश्न 5. नीचे दिए हुए वाक्यों में उचित स्थानों पर अवतरण चिन्ह लगाइए। 1. संजय ने कहा ये लीजिए आपके रुपए। इस वाक्य में ये लीजिए आपके रुपए अवतरण चिन्ह में आएगा। 2. एक दिन वह बोली अब तो तुम खुश हो ना। इस वाक्य में अब तो तुम खुश हो ना यह अवतरण चिन्ह में आएगा। 3. उसने कहा इसे मैं अपने बगीचे में लगाऊंगी। इस वाक्य में इसे मैं अपने बगीचे में लगाऊंगी अवतरण चिन्ह में आएगा। 4. चलो नज़दीक चलकर देखें उमा बोली। इस वाक्य में चलो नज़दीक चलकर देखें यह अवतरण चिन्ह में आएगा। 5. राजू ने कहा हमने एक बौना देखा। इस वाक्य में हमने एक बौना देखा यह अवतरण चिन्ह में आएगा। 6. क्षमा करना देर हो गई। संकेत ने आते ही कहा। इस वाक्य में क्षमा करना देर हो गई यह अवतरण चिन्ह में आएगा। 7. उसने कहा हम चुनाव करवाएंगे। इस वाक्य में हम चुनाव करवाएंगे यह अवतरण चिन्ह में आएगा। 8. हम उम्मीदवार के रूप में किसे चुने पिंकी गोयल ने पूछा। इस वाक्य में हम उम्मीदवार के रूप में किसे चुने यह प्रश्न अवतरण चिन्ह में आएगा। प्रश्न 6. निम्नलिखित विराम चिन्हों के नाम लिखिए। 1. उत्तर अल्प विराम। 2. उत्तर पूर्ण विराम। 3. उत्तर विस्मयादिबोधक। 4. उत्तर योजक। 5. उत्तर प्रश्नवाचक। 6. उत्तर उद्धरण। 7. उत्तर अर्धविराम। आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह बच्चों, विराम चिन्ह के अंतर्गत विराम का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना या फिर ठहरना। अर्थात जब हम किसी वाक्य को कहते हैं या हम किसी बात को जब हम कहते हैं तो उस बात में या फिर उस वाक्य में अधिक स्पष्टता को लाने के लिए तथा उस बात में प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए हम वाक्य के अंतर्गत इन विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अर्थात
भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या फिर वाक्य के अंत में किया जाता है उन्हें हम कहते हैं विराम चिन्ह। जैसे कि छोड़ो मत मारो, वहीं दूसरे वाक्य में कहा गया है छोड़ो मत मारो। तो पहले वाक्य में हम देखते हैं, इस वाक्य में कहा गया है छोड़ो मत मारो, अर्थात इसे छोड़ दो, मारो नहीं। वहीं दूसरे वाक्य में कहा गया है छोड़ो मत मारो, अर्थात इसे छोड़ना नहीं बल्कि इसे मारो। तो इस प्रकार से इन दोनों वाक्यों में अल्प विराम के प्रयोग से जो अर्थ है वह बिल्कुल बदल गया है। पहले वाक्य में छोड़ो शब्द के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया गया है, यानी छोड़ो इस शब्द के बाद हम थोड़ा रुके हैं, फिर कहा है मत मारो, अर्थात इसे छोड़ दो, मारो नहीं। वहीं दूसरे वाक्य में हमने मत शब्द के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया है तथा इसका अर्थ हो गया छोड़ो मत मारो, अर्थात इसे छोड़ो नहीं, इसे छोड़ना नहीं बल्कि इसे मारो। तो बच्चों आपने देखा कि किस प्रकार से भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग हम वाक्य के बीच में या वाक्य के अंत में करते हैं। तो इस प्रकार से अब आप जान गए होंगे कि भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या फिर वाक्य के अंत में करते हैं उन्हें हम कहते हैं विराम चिन्ह। तो इस प्रकार से हमने जाना कि विराम का अर्थ होता है रुकना या फिर ठहरना, अर्थात भावों को, अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए हम वाक्य के मध्य में या वाक्य के अंत में जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम कहते हैं विराम चिन्ह। अब हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह के भेदों के विषय में। विराम चिन्ह का पहला भेद है पूर्ण विराम। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, पूर्ण यानी समाप्त हो जाना, विराम यानी रुकना, अर्थात पूर्ण समाप्त हो जाने पर रुकना, अर्थात पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य के समाप्त होने पर लगता है। कब किया जाता है पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग? जब वाक्य समाप्त हो जाता है तब हम वाक्य के अंत में इस पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं तथा यह जो लकीर आपको दिख रही है इसे हम बोलते हैं पूर्ण विराम चिन्ह। इसके लिए कुछ वाक्य देते हैं हम, जैसे कि वैशाली नृत्य करती है, राहुल पढ़ता है। तो बच्चों आपने देखा जब ये वाक्य समाप्त हो गए हैं, पहले वाक्य में कहा गया है वैशाली नृत्य करती है, जब ये वाक्य समाप्त हो गया है तब वाक्य के अंत में इस पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। वहीं दूसरे वाक्य में कहा गया है कि राहुल पढ़ता है। तो इस प्रकार से जब ये वाक्य समाप्त हो गया है तब इस पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अतः अब आप जान गए होंगे कि पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब वाक्य समाप्त हो जाता है तो वाक्य के अंत में इस पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि पूर्ण विराम चिन्ह वाक्य के समाप्त होने पर लगता है तथा पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा होता है? यह जो लकीर है इसे हम कहते हैं पूर्ण विराम चिन्ह। अगला भेद है प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक अर्थात जो प्रश्न को सूचित करने वाला चिन्ह है वह क्या कहलाता है? प्रश्न सूचक चिन्ह। इस प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ हम प्रश्न को प्रकट करते हैं, अर्थात इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्न को प्रकट करने के लिए लगाया जाता है तथा यह जो चिन्ह आपको यहाँ पे दिख रहा है इस चिन्ह को हम बोलते हैं प्रश्न सूचक चिन्ह। इसके लिए कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तुम कहाँ रहते हो? तो बच्चों आपने देखा इन वाक्यों में यानी दोनों वाक्यों में ही प्रश्न पूछा जा रहा है।
पहले वाक्य में कहा गया है कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तथा यह प्रश्न करने के बाद इस प्रश्न को प्रकट करने के लिए हमने इस चिन्ह को यहाँ पर इस वाक्य के अंत में लगाया है। वहीं दूसरे वाक्य में कहा गया है कि तुम कहाँ रहते हो। इसके बाद जब ये प्रश्न किया जब ये प्रश्न समाप्त हो गया उसके अंत में हमने इस चिन्ह को लगाया है इस प्रश्न को प्रकट करने के लिए। तो इस प्रकार से इस प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इस प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न को प्रकट करने के लिए या उस वाक्य के अंत में किया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब हम किसी वाक्य में प्रश्न को प्रकट करते हैं, या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछा जाए तो उस वाक्य के अंत में इस प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। इस प्रश्न को पूछने के बाद इस वाक्य के अंत में प्रश्न को प्रकट करने के लिए इस प्रश्न सूचक चिन्ह को यहाँ पर लगाया गया है। वहीं दूसरे वाक्य में कहा गया है तुम कहाँ रहते हो। इस वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ रहते हो। इस वाक्य में भी इस प्रश्न को प्रकट करने के लिए इस प्रश्न सूचक चिन्ह को यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि इस प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न को प्रकट करने के लिए, यानी जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उस वाक्य के अंत में इस प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या इस प्रश्न सूचक चिन्ह को लगाया जाता है। अगला भेद है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि, यह जो चिन्ह आपको यहाँ पर दिख रहा है इस चिन्ह को बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। और इस चिन्ह का प्रयोग हम विस्मय यानी आश्चर्य, हर्ष यानी खुशी, शोक, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए लगाते हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण लेते हैं। अरे तुम्हें पढ़ना भी आता है। वाह, ऐसा सुंदर दृश्य पहले कभी नहीं देखा। तो बच्चों आपने देखा पहले वाक्य में कहा गया है अरे तुम्हें पढ़ना भी आता है, अर्थात इस वाक्य में आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है कि अरे तुम्हें पढ़ना भी आता है। अतः इस आश्चर्य के भाव को प्रकट करने के लिए इस अरे विस्मय आदि इस शब्द के बाद हमने इस विस्मय आदि बोधक चिन्ह को लगाया है। वहीं दूसरे वाक्य में कहा गया है वाह, ऐसा सुंदर दृश्य पहले कभी नहीं देखा। इस वाक्य में भी खुशी के भाव को व्यक्त करने के लिए हमने वाह इस शब्द के बाद इस विस्मयादि बोधक चिन्ह को लगाया है। तो इस प्रकार से विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में विस्मय यानी आश्चर्य, खुशी, शोक, घृणा आदि के भावों को प्रकट करने के लिए इस विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तथा इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में किया जाता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। दूसरा जो चिन्ह है वह है अल्प विराम। अल्प विराम, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा, अल्प यानी थोड़ा, विराम यानी रुकना, अर्थात थोड़ा रुकना। अर्थात इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के मध्य थोड़ा रुकने के लिए या फिर इस चिन्ह का प्रयोग दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है। जैसे कि राम, मोहन, रमेश और राहुल मेला देखने गए। तो बच्चों आपने देखा इन शब्दों के मध्य हम थोड़ा विराम भी ले रहे हैं और इन शब्दों को अलग भी किया जा रहा है इस अल्प विराम चिन्ह के द्वारा। पहले वाक्य में कहा गया राम, फिर थोड़ा विराम लिया, मोहन, रमेश और राहुल मेला देखने गए, तथा इन शब्दों को अलग करने के लिए तथा थोड़ा विराम लेने के लिए इस अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो इस प्रकार से अब आप जान गए होंगे कि इस अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? वाक्य में थोड़ा रुकने के लिए तथा दो या दो से अधिक शब्दों को या वाक्यों को अलग करने के लिए इस अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
तथा यह जो चिन्ह दिख रहा है आपको, इसे हम कहते हैं अल्प विराम चिन्ह। अगला भेद है अर्ध विराम। यह जो आपको चिन्ह दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग जहां अल्प विराम से कुछ अधिक समय लगे और वाक्य पूरा ना हो, वहां हम इस अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अर्थात जहां हमें वाक्य में अल्प विराम से कुछ अधिक रुकना पड़े तथा वाक्य पूरा ना हो, वहां हम इस अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मेला लगा था, लोग चीजें खरीद रहे थे। तो बच्चों आपने देखा मेला लगा था, इस उपवाक्य के बाद हम अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुके हैं तथा वाक्य भी पूरा नहीं हुआ है, यानी वाक्य अभी अधूरा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जहाँ पर हमें अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुकना पड़ रहा है तथा वाक्य अभी पूरा भी नहीं हुआ है, वहाँ हमने इस अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से अब आप जान गए होंगे कि अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं। अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग वहाँ किया जाता है वाक्य में जहाँ हमें अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुकना पड़े और वाक्य पूरा ना हो, वहाँ हम इस अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला भेद है उपविराम। यह जो आपको चिन्ह दिख रहा है, इसे बोलते हैं हम उपविराम चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ किसी बात को अलग करके दिखाना हो, वहाँ हम इस उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सांप्रदायिकता एक कोड है। तो बच्चों आपने देखा कि इस वाक्य में सांप्रदायिकता इस शब्द के बाद इस उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है? सांप्रदायिकता क्या है? एक कोड है। तो इस प्रकार से एक कोड है, इस बात को अलग से दिखाने के लिए इस उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है कि सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता एक कोड है। तो इस प्रकार से इस बात को अलग से दिखाने के लिए इस उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से अब आप जान गए होंगे कि उपविराम चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है। जहाँ किसी बात को अलग करके दिखाना हो, वहाँ इस उपविराम चिन्ह का प्रयोग